नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं और हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज, और आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज है पहली बार मिजोरम पहुंची ट्रेन। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। असम, अरुणाचल और त्रिपुरा के बाद भारतीय रेल अब मिजोरम पहुंच गई है। बैरबी से सायरंग के करीब 51 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर ट्रेन दौड़ने के लिए तैयार है। मिजोरम के रेल नेटवर्क से जुड़ने के बाद वहां रहने वाले 12 लाख लोगों की उम्मीदों को पंख लगने जा रहे हैं। और इस रेल रूट से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम को एक ऐसा तोहफा मिलने जा रहा है जिनकी आस अलग राज्य का दर्जा मिलने के बाद से थी। 1987 में अलग राज्य बनने के बाद मिजोरम वासियों के ट्रेन का सपना पूरा होने जा रहा है। अड़तीस साल बाद मिजोरम में भारतीय रेल के कदम पड़ने जा रहे हैं। रेल की सीटी के साथ मिजोरम अब अपनी नई पहचान लिखने के लिए तैयार हो चुका है। असम मिजोरम बॉर्डर पर मौजूद रेलवे स्टेशन बैरबी से अब ट्रेन मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास स्थित सायरंग रेलवे स्टेशन तक पहुंचने जा रही है। ये असम मिजोरम बॉर्डर का आखिरी रेलवे स्टेशन है बैरबी। अब तक ट्रेन सिर्फ यहीं तक आती थी और यहाँ से मिजोरम वासियों को मिजोरम जाने के लिए अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता था। या तो वो टैक्सी लेते थे या बस लेते थे या फिर किसी और साधन के माध्यम से मिजोरम की ओर जाते थे। लेकिन जब अब ये बैरबी सायरंग रेलवे ट्रैक बन चुका है, जो बनकर पूरी तरह से तैयार है, वो बहुत जल्द लोगों को जब ये समर्पित कर दिया जाएगा तो उसके बाद लोगों को मिजोरम जाने में ना सिर्फ आसानी होगी बल्कि इसी के साथ साथ लोगों का समय भी बचेगा। रेलवे ने मिजोरम में बैरबी से सायरंग तक करीब 51 किलोमीटर लंबी लाइन बिछा दी है और इस लाइन पर रेलों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इस रूट को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही मिजोरम वासियों का ये ऐतिहासिक सपना सच होने जा रहा है। आज़ादी के लगभग 78 साल के बाद पहली बार मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास ट्रेन यहाँ पर आई है, जो एक ऐतिहासिक पल के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ी राज्य मिजोरम के लोगों ने दशकों तक कनेक्टिविटी का एक सपना देखा और अब ये सपना पटरियों पर सरपट दौड़ता हुआ बहुत जल्द नजर आएगा। ये कनेक्टिविटी न सिर्फ मिजोरम बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक ऐतिहासिक पल और एक विकास का युग लेकर सामने आएगी। सायरंग तक पहुंचती ट्रेन मिजोरम के लिए एक नया अध्याय लेकर आई है, जिसमें तरक्की है, उम्मीदें हैं और सपने हैं। ये रेलवे लाइन महज एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि मिजोरम के लोगों के जीवन में आने वाले बदलाव की आहट है। वो बदलाव जो उनके सपनों को अब नई रफ्तार देने जा रहा है। इसमें समय के साथ साथ जो रिलायबिलिटी है और जो सेफ्टी है वो भी एक बात है। वैसे तो आपके गुवाहाटी से आइजोल आने में 18 घंटे बाय रोड लगते हैं, जो कि अभी कम होकर 12 घंटे से भी कम हो जाएगा। लेकिन जो बारिश के समय में हम देखते हैं कि कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है, वो रिलायबिलिटी नहीं रह पाती है कि क्या आप समय पे पहुंच पाएंगे कि नहीं, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। अब रेल से सुरक्षित रूप से और बिल्कुल निश्चिंत रूप से आप पहुंच पाएंगे। लेकिन रेलवे का बैरबी से सायरंग की महज 51 किलोमीटर का सफर आसान नहीं था। साल के 8 महीनों में बारिश की मार झेलने वाले मिजोरम में मॉडर्न मार्वल बनना तो दूर, कल्पना करना भी बेहद मुश्किल था। लेकिन रेलवे के इंजीनियरों ने करिश्मा करके वो खड़ा कर दिया है जिसका सपना मिजोरम के करीब 12 लाख लोगों ने देखा था। हाईवे से जब हमें साइड पे गर्डर ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं, वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। उसका रीज़न ये है कि बड़े ट्रेलर हमारे साइड पे पहुंच नहीं पाते हैं, रोड्स हमारे छोटे हैं, स्टीप ग्रेडियंट हैं और शार्प कर्वेचर हैं और काफ़ी ज़्यादातर रोड ये स्लिपरी रहते हैं। छोटा सा बारिश हो जाने से वो बल्कि स्लिपरी हो जाते हैं। तो उसके लिए छोटे ट्रेलर में भी जब गर्डर को शिफ्ट किया जाता था और उसके आगे पीछे जो है चेन माउंटेड क्रेन्स
वो लगाई जाती थी ताकि हमारे गर्डर को जो है हमारे साइड पे पहुंचाया जा सके। बारहवीं से सारंग के रेलवे ट्रैक के रास्ते में 150 से ज्यादा छोटे बड़े ब्रिज हैं। इस रूट पर ब्रिज नंबर 81 खास है क्योंकि इस ब्रिज का निर्माण करना बेहद मुश्किल था। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं जिस पे अभी हम लोग खड़े हैं, ब्रिज नंबर 81 है। ये ब्रिज जो हाइट की बात करें तो ये 81 मीटर ऊंचा है और ये लंबाई में 318 मीटर लंबा है। इसमें 3 जो स्पैन है, मतलब कि 3 गर्डर जो लगे हुए हैं, 103.5 मीटर का एक गर्डर की इसकी लंबाई है और टोटल इसमें तकरीबन 2500 मीट्रिक टन स्टील यूज हुआ है। तो ये जो स्टील के गर्डर जो है इसका फैब्रिकेशन कोलकाता में हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ब्रिज के आसपास जहां जंगल के अलावा और ब्रिज के अलावा जहां पर कुछ नहीं है, ये ब्रिज है जो हमारा हाईवे है, वहां से तकरीबन 15 किलोमीटर ये अंदर है और एक बड़ा नैरो और स्टीप जो एक्सेस रोड है वो यहाँ पर आता है। दूसरा, इस ब्रिज को बनाने में हमें काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। ये रेल लाइन लुशाई पहाड़ियों से होकर गुजरती है जो भूस्खलन और जमीन हिलने वाले इलाके यानी सिस्मिक जोन 5 में आता है। लेकिन पहाड़ी रास्ते, भारी बारिश और जमीन खिसकने जैसी दिक्कतों के बावजूद इंजीनियरों ने इस रेलवे लाइन का निर्माण पूरा करके दिखाया है। इंजीनियरों का दावा है कि रेलवे लाइन को बिछाने में इलाकों में आने वाले लैंडस्लाइड और भूकंप जैसे मुश्किलों से निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। मिजोरम वो राज्य है जहां पर मॉनसून सीजन के समय भारी बारिश होती है और बारिश के कारण लैंडस्लाइड भी काफ़ी होती है। इसीलिए यहां पर भारतीय रेलवे ने ये सुनिश्चित किया है कि जब बारिश हो, लैंडस्लाइड हो, तो पत्थर गिरकर पहाड़ों से इस रेलवे ट्रैक्स पर ना आए और इसीलिए आप देख सकते हैं कैसे बड़े बड़े जो जाले हैं उनका इस्तेमाल करके इन पत्थरों को रोका गया है। कई सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी जो है वो ना हो और इस पूरे रेलवे ट्रैक को कवर किया गया है। ये सिंगल लाइन ट्रैक बिना बिजली वाली रेल लाइन है जिसके रास्ते में कई सुरंगें और बड़े पुल हैं। इस रूट पर यात्रा करने के दौरान लोगों को कुदरत के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। इस मुश्किल भरे टेरेन में कई सुरंग हैं और कई बड़े बड़े ब्रिजेस हैं और उन्हीं ब्रिजेस में से एक ये भी बड़ा ब्रिज है। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे 2 बड़े और ऊंचे पहाड़ों को जोड़ने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया और कई मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया जिसको देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर लाया गया और अब ये ब्रिज भी बनकर तैयार है जो इस पूरे रेल नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप अगर नीचे देखेंगे तो आपको तस्वीरें इतनी मनमोहक दिखेंगी कि मन करेगा कि यहीं रुक जाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक नदी जो है वो नीचे यहाँ पर बह रही है और साथ साथ इसी नदी के साथ साथ जो मेन नेशनल हाईवे है वो भी गुजरता है। करीब 51 किलोमीटर का ये ट्रैक मिजोरम के लोगों की किस्मत बदलने को तैयार है। इससे न केवल लोगों का आना जाना आसान होगा बल्कि महंगाई के चक्के में बसती जिंदगी को भी राहत मिलेगी। जो यहाँ पे जो सामान, ज़रूरी सामान, चाहे हम एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करें जो कि यहाँ का फूड ग्रेन्स है और हर एक सामान आने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके वजह से चीज़ों की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। मार्केट में अगर हम देखेंगे कि हर एक चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो अब इस रेलवे लाइन के आने से क्योंकि हम मालगाड़ियाँ चला पाएंगे जो कि बहुत कम समय में और बिल्कुल सुरक्षित रूप से माल यहाँ पे पहुँच पाएंगी जिससे कि चीज़ों की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। मिजोरम देश का सीमावर्ती इलाका है और इसकी सीमा म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से मिलती है। लिहाजा यहाँ तक ट्रेन का पहुँचना हमारे देश के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। देश का सुरक्षा और संरक्षा की अगर बात करें तो उस दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके हम जानते हैं कि मिज़ोरम एक बॉर्डर स्टेट है, ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है जिसके कारण से यहाँ जो कुछ समस्याएं रहती है, चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन की बात करें या चाहे हम ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें, तो जो हमारे सेना है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको भी यहाँ पे काम करने में अब बहुत आसानी होगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद अब इंजीनियरों की नजर इस ट्रैक को म्यांमार की सीमा तक पहुंचाने की है और अगर ऐसा हुआ तो कई और पड़ोसी देश भी रेल नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने ये आइजोल तक ये लाइन का काम संपूर्ण हुआ है, अब इसके आगे ये लाइन का सर्वे का काम चल रहा है जो कि आइजोल से
हिबिचुआ नाम का एक जगह है जो कि म्यांमार के बॉर्डर में आती है, वहाँ तक इस लाइन को एक्सटेंड करने का सर्वे चल रहा है। वो 223 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है। अब उसका डीपीआर प्रिपरेशन के फेज़ में है। अगले 1 साल के अंदर अंदर उसका सारा सर्वे और डीपीआर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उस पर काम शुरू होने से वो हम म्यांमार बॉर्डर पहुंच पाएंगे। और जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पे काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के ज़रिए हम ये जो कनेक्टिविटी है वो म्यांमार बॉर्डर और फिर आगे दूसरे देशों से भी ये जुड़ पाएंगे। भारत का नॉर्थ ईस्ट जो लंबे समय से देश के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग और दूर सा महसूस करता था, अब रेल की पटरी के जरिए तेजी से जुड़ रहा है। असम, त्रिपुरा और अरुणाचल के बाद अब मिजोरम भी जल्द ही भारत के विशाल रेल नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। इंतजार अब इसके औपचारिक रूप से शुरुआत होने का है। पीयूष मिश्रा, आईजोल, गुड न्यूज टुडे। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। भारत ने अपने कुल बिजली उत्पादन का 50% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल ईंधनों से प्राप्त करने की सफलता हासिल की है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में देश की शानदार उपलब्धि है। ऐसे में हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज भी यही है कि क्लीन एनर्जी में चैंपियन भारत के बिजली उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती हिस्सेदारी का असर अब दिखने लगा है और भारत की इस कामयाबी ने दुनिया के दूसरे देशों को भी एक राहत दिखाई है। भारत ने ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाते हुए क्लीन एनर्जी को लेकर एक अहम मुकाम हासिल किया है। भारत ने 2030 तक अपने कुल ऊर्जा उत्पादन का 50% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल से करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन भारत ने 2025 में यानी 5 साल पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर भारत की इस उपलब्धि के बारे में जानकारी दी है। जोशी के मुताबिक भारत ने अपनी जरूरत की 50% बिजली फॉसिल फ्यूल से बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। आई कैन से गुड टाइम, बहुत अच्छे समय पे मैं इधर आया हूँ। यस्टरडे वी हैव अचीव्ड 50% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी, 50% बाय रिन्यूएबल। दैट इज इट हैपेंड ओनली यस्टरडे that we were supposed to achieve it by 2030. Ahead of 5 years we have achieved it. So as we have already seen, जैसे आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत एक बहुत अग्रणीय काम कर रहा है। इट इज लीडिंग टू द वर्ल्ड ऑल्सो। सरकार के मुताबिक अभी देश में कुल बिजली उत्पादन क्षमता 484.8 गीगावाट है और इसमें से 242.8 गीगावाट बिजली नॉन फॉसिल स्रोतों से आ रही है। दुनिया तेजी से बदल रही है और उसी तेजी से हमारी जलवायु भी बदल रही है। लिहाजा पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जुड़े गंभीर नतीजों से बचाने के लिए कोयला, डीजल, पेट्रोल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल में कमी लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए ग्रीन या क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रीन या क्लीन एनर्जी एक ऐसी उम्मीद की किरण है जो न केवल ऊर्जा की जरूरतें पूरी करती है बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है। हरित ऊर्जा उन ऊर्जा स्रोतों को कहा जाता है जो स्वच्छ, रिन्यूएबल और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ये ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और इनके उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के सोर्स हैं। प्रोडक्शन इससे ज्यादा होगा, जनरेशन जब ज्यादा होता है इसका तो दैट विल एड टू दी वॉट एवर अवर रिक्वायरमेंट इज देयर, दैट इज द एडेड एडवांटेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जनरेशन कैपेसिटी बढ़ना चाहिए, बोथ इन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मेरा मैंडेट है नॉन कन्वेंशनल में। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से तरक्की देश के लिए गर्व का विषय है। देश में 484.8 गीगावाट बिजली उत्पादन में 234 गीगावाट बिजली का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी और हाइडल पावर प्रोजेक्ट से और 8.7 गीगावाट बिजली का उत्पादन न्यूक्लियर कैपेसिटी से हो रहा है, जबकि 242 गीगावाट पावर का जनरेशन थर्मल पावर स्टेशन से हो रहा है। समय से पहले लक्ष्य हासिल कर लेने से भारत के हौसले बुलंद हैं और भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। नॉन कन्वेंशनल में प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य देश को वादा किया था, दुनिया को वादा किया था, 50% वी विल अचीव बाय 2030, दैट हैज बीन अचीव्ड नाउ। सो वी आर मार्चिंग वेल अहेड ऑफ द टाइम एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। जो भी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को आश्वस्त किया है
तो उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो उनके मार्गदर्शन में सब काम हुआ है। फॉसिल फ्यूल पर से देश की घटती निर्भरता जलवायु परिवर्तन के अभियान में मील का पत्थर साबित होगी और पूरी दुनिया भारत की इस पहल का अनुसरण करेगी। लिहाजा अब जब भी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और उसे लेकर लिए जाने वाले एक्शन की चर्चा होगी तो भारत की बातों को दुनिया गौर से सुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से मानवीयता की और इंसानियत की मिसाल पेश की है। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में पुलिस वालों ने एक खोए बच्चे को उसके माता पिता से मिलाने में जमीन आसमान एक कर दिया। और हमारी आज की तीसरी गुड न्यूज भी यही है। छोटे बच्चे के लिए पुलिस अंकल बने फरिश्ता। दरअसल जो बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया था वो महज 2 साल का था और ऐसे में पुलिस के सामने उस बच्चे को उसके माँ बाप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। एक पुलिसकर्मी की तत्परता और समझदारी से 2 साल का बच्चा गुम होने के महज 3 घंटे के अंदर अपने परिवार वालों से मिल गया। हालांकि इस 3 घंटे में पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत की उस बच्चे के परिवार वालों को ढूंढने के लिए। जानकारी के मुताबिक बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक 2 साल का छोटा बच्चा गलियों में रो रहा था और अकेले ही भटक रहा था। तभी एक पुलिसकर्मी जो कि उस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहा था, उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पे पड़ी। पुलिस वाले ने पहले आसपास देखा, लोगों से पूछा, लेकिन न तो बच्चा किसी को पहचान रहा था न लोग बच्चे को पहचान रहे थे। जिसके बाद उस पुलिसकर्मी ने उस बच्चे को उठाया और उसे लेकर वो थाने पहुंचा। थाने पहुंचने के बाद उसने अपने सीनियर अधिकारियों को इसके बारे में बताया, जिसके बाद तुरंत सुल्तानपुरी के एसएचओ ने अलग अलग टीम बनाई। एक टीम पहुंचती है जिस जगह पर बच्चा मिला था उस इलाके में, वहां के मंदिर मस्जिदों में पहुंचती है, जहां से अनाउंसमेंट कराया गया कि एक 2 साल का बच्चा गुम हो गया है, किसी का है तो वो थाने जा सकता है। इसके अलावा डोर टू डोर वेरिफिकेशन भी शुरू की गई। लेकिन तकरीबन 2 घंटे बीत गए और पुलिस को जब कोई सफलता नहीं मिली तो इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, जिसमें उसका ट्रैक दिखा कि जिस जगह पर वो मिला था वो किस रास्ते से आ रहा था। और इस दौरान पुलिस को उस बच्चे के घर वालों के बारे में पता चला और जब पुलिस की टीम घर पहुंची तो पता लगा कि घर वाले भी बच्चे को ढूंढ रहे थे और उनका कहना था कि वो अब पुलिस के पास जाने ही वाले थे। तब तक पुलिस बच्चे के साथ उनके घर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि इस दौरान जो उनकी टीम थी उसने लगातार काम किया। सीसीटीवी फुटेज, मंदिर मस्जिद, लोगों से बातचीत, कोई ऐसा तरीका नहीं था जो उसमें अपनाया नहीं गया था। और अब बात मुरादाबाद के एक पुलिस कांस्टेबल की, जो कि एक ड्राइवर के लिए देवदूत बनकर आया और उसकी जान बचा ली। ऐसे में हमारी आज की चौथी गुड न्यूज भी यही है कि पुलिस वाले ने बचाई ड्राइवर की जान। ये मामला यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का है। यहाँ एक कार ड्राइवर ड्राइव करते वक्त चालक को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उसकी कार अनियंत्रित होकर दूसरी गाड़ियों से टकराती हुई डिवाइडर से जा भिड़ी। स्टेशन के बाहर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी राजपाल की नजर जैसे ही हादसे पर पड़ी, वो तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कार ड्राइवर मदन कुमार सीट पर बेसुध पड़े हैं। स्थिति को समझते हुए सिपाही राजपाल ने बिना वक्त गंवाए उन्हें कार से बाहर निकाला और जमीन पर लिटाकर CPR देना शुरू कर दिया। राजपाल ने अपने साथियों को तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा और तब तक CPR देना जारी रखा। समय पर मिले इस प्राथमिक उपचार ने मदन कुमार की जान बचा ली। इस वाकये पर के बारे में बता रहे ट्रैफिक SP सुभाष चंद्र गंगवार। आज दोपहर का मामला है। हमारा ट्रैफिक कांस्टेबल राजपाल स्टेशन के पास ड्यूटी कर रहा था। उसी समय एक प्रचार वाहन आता है और उसमें जो ड्राइवर होता है उसको हल्का सा जब हार्ट अटैक पड़ता है तो वो पहले तो एक स्कूटी से टकराता है और फिर डिवाइडर से टकरा के गाड़ी रुक जाती है। तुरंत ही हमारा कांस्टेबल राजपाल वहाँ पहुँचता है और जब वो गेट खोलता है तो नहीं खुल पाता है क्योंकि उधर से डिवाइडर से दबा हुआ था। दूसरी तरफ से वो ड्राइवर को निकाल के लिटालता है और CPR देता है और जिससे कि उस व्यक्ति की जान बच जाती है। तुरंत ही उसको फर्स्ट एड देने के बाद CPR देने के बाद उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसने एडमिट भी कराया है। अब वो बंदा ठीक है, वो व्यक्ति ठीक है, ड्राइवर ठीक है और हमारे राजपाल जो ट्रैफिक कांस्टेबल है उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, बहुत सराहनीय कार्य किया है। हम लोग उसको पुलिस विभाग की तरफ से ज़रूर सम्मानित करेंगे।
दिल्ली को आमतौर पर जबरदस्त वायु प्रदूषण के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है जिससे दिल्ली वाले मुस्कुराते हुए खुली हवा में बेधड़क सांस ले रहे हैं। ऐसे में आज की 5वीं गुड न्यूज भी यही है। 5वीं गुड न्यूज दिल्ली के पर्यावरण से जुड़ी हुई है। दिल्ली में 2 साल बाद साफ हवा में सांस। दरअसल करीब 2 साल बाद दिल्ली को सबसे साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला है। मंगलवार को दिल्ली में AQI पिछले 22 महीनों में सबसे कम रहा। यहां मंगलवार को हवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। शहर के अधिकांश हिस्सों में प्रदूषण का स्तर 50 से नीचे रहा और औसतन AQI 51 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गाजियाबाद और नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता संतोषजनक रही। आज भी दिल्ली का AQI 100 से कम है और इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। दिल्ली को आमतौर पर प्रदूषण के लिए जाने जाता है, लेकिन इन दिनों दिल्ली की हवा अच्छी है, यानी खबर भी अच्छी है। आमतौर पर दिल्ली का AQI सीवियर या उससे भी खराब श्रेणी में रहता है, लेकिन मॉनसून का असर है जिसने हवा को काफी बेहतर बना दिया है। मंगलवार को तो 22 महीनों में सबसे बेहतर हवा की क्वालिटी रिकॉर्ड की गई, जब 24 घंटे का एवरेज AQI महज 51 रहा। 50 से कम AQI अच्छी श्रेणी में आता है, यानी अगर हम वैश्विक स्तर पर भी देखें, ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी देखें, तो ये काफी अच्छी हवा है। 10 सितंबर 2023 को इससे पहले इससे ज्यादा साफ हवा थी, यानी तब 45 AQI रिकॉर्ड किया गया था। पिछले दिनों लगातार मॉनसून का असर दिल्ली में रहा है, काफी बारिश हुई है और उस बारिश के चलते लगातार AQI 50 और 100 के बीच में बना हुआ है। यानी जो दिल्ली वाले ये परेशान रहते हैं कि क्यों दिल्ली की हवा इतनी खराब है, उन्हें कम से कम मॉनसून के चलते ही सही अच्छी हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है। तो अगले कुछ महीने तक ये अच्छी हवा रहेगी, लेकिन अक्टूबर का महीना आते आते दिल्ली के लिए परेशानियां बढ़ने लगती हैं, हवा और प्रदूषित हो जाती है, AQI बढ़ने लगता है। लेकिन जब तक मॉनसून मेहरबान है तब तक अच्छी खबर बनी रहेगी, अच्छी खबर आती रहेगी, लगातार AQI का स्तर कम रहता रहेगा। और अब आपको महाराष्ट्र के अकोला से आई गुड न्यूज बताते हैं। अकोला जिले ने इतिहास रच दिया। अब अकोला का नाम सिर्फ नक्शे में नहीं बल्कि देश की कृषि क्रांति में भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। ऐसे में आज की 6ठी गुड न्यूज भी यही है। अकोला में कॉटन क्रांति के बीज। कपास के उत्पादन में अकोला मॉडल भारत की नई ताकत बनने वाला है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अकोला के हाई डेंसिटी कपास मॉडल को पूरे देश में लागू करने का ऐलान किया है, जिससे 2030 तक भारत न केवल आत्मनिर्भर बल्कि कपास का वैश्विक सुपर पावर भी बन सकता है। महाराष्ट्र के अकोला जिले के गांव से निकली कपास क्रांति अब देश भर में फैलने जा रही है। दरअसल अकोला के किसानों ने कपास की खेती में जो नया प्रयोग किया है, उससे न केवल उनकी पैदावार बढ़ी है बल्कि इससे उनके आय में भी इजाफा हुआ है। ये है अकोला के मालवाड़ा गांव के किसान दिलीप ठाकरे। दिलीप ने कपास की परंपरागत खेती की जगह हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम से वो कर दिखाया है जो अब तक सिर्फ अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में होता था। कम जमीन में ज्यादा पैदावार, कम लागत और कीटों से बचाव की रणनीति पर चलकर अकोला के किसान ने कपास की खेती की, जिसकी वजह से कपास की खेती में अकोला कपास उत्पादन में देश का गौरव बन गया है। विदर्भ के अकोला के कपास के खेत में है, जहां पर आप कपास की कुछ ही दिन पहले सोइंग हुई, उसके बाद लहलहाती ये फसल जो है कपास की दिख रही है। लेकिन ये अब फसल जो है वो आम फसल नहीं रही, वो अब पूरे देश में ऐसी ही पद्धति से ये फसल की सोइंग या बीजों का सोइंग होने वाला है, क्योंकि ये HDPC पद्धति से ये कपास की खेती पूरे भारत में महज अकोला में होती है और वो अब अकोला पैटर्न पूरे देश में जहाँ पर भी कपास उगाया जाता है, सोइंग होता है, वहाँ पर होने वाली है। अकोला का कपास की खेती में ये प्रयोग सफल प्रदर्शन देश के लिए मिसाल बनकर सामने आया है, जिसके बाद अकोला मॉडल को अब पूरे देश में लागू करने का फैसला लिया गया है और उम्मीद है कि कपास की खेती का नया तरीका 2030 तक देश में कपास का आयात बंद करेगा और भारत कपास का प्रमुख निर्यातक बनेगा। ये कॉटन कम्युनिटी मिलके
हमारे कॉटन के सेक्टर को पूरी तरह से परिवर्तित करेगी। किसानों की आय भी बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री की जरूरत का कॉटन भी देंगे, अच्छे बीजों के लिए उसके लिए काम करेंगे, हर टेक्नोलॉजी अपनाएंगे। दुनिया में कपास की औसत पैदावार की बात करें तो फिलहाल भारत में 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार होती है, जबकि अमेरिका में प्रति एकड़ 10 से 12 क्विंटल और ब्राजील में प्रति एकड़ 12 से ज्यादा क्विंटल की पैदावार है। ऐसे में अगर अकोला की तरह अन्य जिलों और राज्यों में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया तो यह आंकड़ा भारत के लिए कुछ नहीं है। जल्द ही भारत अमेरिका और ब्राजील को भी पीछे छोड़ देगा, जिसके लिए भारत ने विदेशों में इस्तेमाल होने वाली SDPS को मिशन मोड में लागू करने का फैसला भी कर लिया है। अकोला के मॉडल को पूरे देश में अपनाकर सरकार कपास उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहती है। लिहाजा नई तकनीक से कपास की खेती बल्कि देश के करोड़ों किसानों का भविष्य बदलने के लिए तैयार है। और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो भारत 2030 तक कपास में आत्मनिर्भर और विश्व विजेता दोनों बन जाएगा। अकोला से धनंजय सावले, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मिलवाते हैं वंडर गर्ल से, जो महज 3 साल की उम्र में अपने तेज दिमाग की वजह से सोशल मीडिया पर छाई हैं। बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली तृप्ति कुमारी सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही और सटीकता से देती हैं। हमारी आज की 7वीं गुड न्यूज यही है। 3 साल की मिनी एनसाइक्लोपीडिया दिया। बिहार के आरा शहर में रहने वाली इस बच्ची को लोग मिनी एनसाइक्लोपीडिया के नाम से पुकारते हैं। पराठे से सामान्य ज्ञान के सवालों का जवाब दे रही हैं तृप्ति कुमारी, जिनकी उम्र महज 3 साल है, लेकिन इनका ज्ञान अच्छों को मात दे दे। 2022 में जन्मी तृप्ति बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली है और बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा की धनी है। अपनी इसी प्रतिभा और तेज दिमाग के चलते 3 साल की ये बच्ची जनरल नॉलेज से जुड़े सवालों को न सिर्फ समझती है बल्कि उसका सही जवाब भी जानती है। तो आइए आपको इस वंडर गर्ल से किए गए सवालों के तत्काल जवाब सुनवाते हैं। साल में कितना दिन होता है? 1 साल में कितना दिन होता है? 365 को। अच्छा, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। जलियांवाला बाग की हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। भारत में नोटबंदी कब हुआ था? भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 में। भारत में GST कब लागू हुआ था? बोलिए। 1 जुलाई 2017 में। ठीक है। तो ये थी 7 बजे की 7 अच्छी खबरें। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।